लेक्चर नंबर, हाँ जी, 94। ओके, पास्ट पेपर का क्वेश्चन 1 निकालें फाइनल अकाउंट्स का। पेज नंबर बता देना, मैंने आपका पेज लेके भाग जाना है। हाँ जी, 675। 675। ओहो, अच्छा जी, कल हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल किया था फाइनल अकाउंट का, आज हम बैलेंस शीट का सवाल करेंगे। आप इस सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। इस सवाल में लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट बनानी है और आपने नोट्स बनाने हैं। तो ऐसे सवालों में ना नॉर्मली एरर्स नहीं होती अनलेस के सवाल बता दे, अनलेस के सवाल बता दे कोई एरर है, तो ऐसे सवालों में आमतौर पर एरर्स नहीं होती। अच्छा जी, द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ BSZ लिमिटेड इज एज फॉलोज। अच्छा, ये पोस्ट क्लोजिंग का मतलब है सेल्स और एक्सपेंसेस को नेट करके हमने रिटेन्ड अर्निंग में डाल दिया हुआ है, इसलिए आपको सेल्स और एक्सपेंसेस नजर नहीं आ रहे, सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज नजर आ रहे हैं। तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल का मतलब होता है, लिखें, सेल्स और एक्सपेंसेस को नेट करके रिटेन्ड अर्निंग में डाल दिया है। वैसे सेल्स और एक्सपेंसेस जाते कहाँ हैं? रिटेन्ड अर्निंग में ही जाते हैं ना। सेल्स और एक्सपेंसेस को नेट करके रिटेन्ड अर्निंग में डाल दिया हुआ है, ये मतलब होता है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल का। अच्छा जी, अब माय डियर कुछ आपके 4-5 मिनट चाहिए, जरा बड़ी अटेंटिवली आपने बात को सुनना है। अगर आपने ये बात मिस कर दी तो समझ लीजिएगा आपने बहुत कुछ जिंदगी में जिंदगी में क्या, जिंदगी में तो पता नहीं क्या कमी। अगर आपने ये बात मिस कर दी तो समझ लीजिएगा जबरदस्त ट्रायल निकाला आपके लिए, गर्मा गर्म जलेबी। जज्बात से ना खेला करें हमारे, प्लीज बुला के हमें जज्बात से ना खेला करें, हम नाश्ता भी नहीं करके आते। अच्छा भाई, पेज 608 पे उंगली रखें, बॉल पॉइंट तो इधर ही रखें ना। पेज 675 पे, पेज 608 पर अपना सर भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना पसंद करें। नेस्ले कंपनी है, इसकी बैलेंस शीट है। अच्छा भाई, जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस में हम बहुत कंजूसी करते हैं और 7-8 गिनी चुनी लाइनें डालते हैं, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस, ताकि उसके ऊपर बारात ना आ रही हो, रेंट, रिपेयर, डिप्रिसिएशन, ये वाली बारात ना आ रही हो P&L के मुंह पे। तो इसी तरह माय डियर, इस वक्त पेज खोलें, पेज 608। इसी तरह माय डियर, बैलेंस शीट में भी हम थोड़ा एहतियात किया करेंगे। बैलेंस शीट में भी अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आने नज़र आने लग गई तो लोग हमें कहेंगे पागल हुए, 2-2 सफ़े की बैलेंस शीट, 3-3 सफ़े की बैलेंस शीट, ये तो ख़तरनाक बात है। तो बैलेंस शीट में हम बहुत मोहतात होकर चला करेंगे। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल्स आया करेंगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये मैं बताऊंगा अभी क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल आया करेंगे, शेयर प्रीमियम आया करेंगे, जनरल रिजर्व आया करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग आएंगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, और आपके सिलेबस के एतबार से ऐड कर लें, तस्वीर खींच दो भाई, फेयर वैल्यू रिजर्व। फेयर वैल्यू रिजर्व भी तो आपको पता आते हैं ना। तो फेयर वैल्यू रिजर्व आया करेंगे, ये इक्विटी के आइटम्स हैं, तो ये आया करेंगे माय डियर बैलेंस शीट में। ये तो अलग अलग आइटम है, इनको तो क्लबिंग करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक नॉन करंट लाइबिलिटीज का ताल्लुक है तो लोन्स आया करेंगे, डिवेंचर्स आया करेंगे, लीज ऑब्लिगेशंस आया करेंगी, जिसको आप कहते थे लॉन्ग टर्म, डेफर टैक्स हमेशा नॉन करंट में शो करना है, और ग्रेचुटी पेबल वगैरह आया करेगी।
इसके बाद एक नॉर्म होती है कि करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशंस और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन शो कर दें, ये नॉर्म है, ये शो कर दें। उसके बाद कोई शॉर्ट टर्म लोन है वो शो कर दें, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं वो शो कर दें, ये भी देखेंगे हमारे। अच्छा, ये जो हमारा है ना, अब दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। इसमें बिजली के बिल पेबल भी आ जाया करेंगे, इस आपको लिखने की जरूरत नहीं, अभी सवाल करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। इसमें बिजली के बिल पेबल भी आ जाया करेंगे, इसमें रेंट पेबल भी आ जाया करेगा, हत्ता कि इसमें एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी आ जाया करेगा, यानी कस्टमर से कोई एडवांस पैसे पकड़े, वो भी तो लाइबिलिटी होती है ना, एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी आ जाया करेगा। तो इसमें बहुत चीजें आया करेंगी, इसका हम इंशाल्लाह नोट बनाया करेंगे। अच्छा, प्रोविजन इन अदर लिटिगेशंस ये IAS 37 टाइप होती हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बैलेंस शीट के फेस पर आप लोगों ने कैश फ्लो बनाई हुई है, तो इसी तरह बैलेंस शीट के लिए भी ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट, डिविडेंड और टैक्स, ये आप लोगों को याद होगा। आप लोग मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एंड पे शो किया करते थे, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, टैक्स पेड। तो ये तीन चीजें वहां से याद रखें। असल में ये तीन चीजें ना बिजनेस के मेजर पेएबल है। यूजर को बताएं कि कितना इंटरेस्ट पेएबल है, कितना डिविडेंड पेएबल है और कितना करंट टैक्स पेएबल है। ये तो डेफर्ड टैक्स है ना, कितना करंट टैक्स पेएबल है, जिससे आप क्या कहा करते थे, CTP। लेकिन IAS 37 अब हमने पढ़ लिया हुआ है, इसको प्रोविजन फॉर टैक्स इसलिए कहते हैं कि टैक्स वाले इसमें गलती निकाल देते हैं, तो ये एक अंदाजा होता है। तो करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेबल क्रेडिट। तो बता दें जी, तीन कौन सी चीजें बैलेंस शीट के फेस पे आपने मस्ट शो करनी है, इंटरेस्ट पेबल, डिविडेंड पेबल और टैक्स पेबल। अगर हो सके तरतीब भी यही रख दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, गुजारा चल जाएगा। क्योंकि करंट पोर्शन आपने नीचे भी डाला होगा तो गुजारा चल जाएगा। अगर हो सके तो तरतीब कोशिश कीजिएगा सेम ही रख लीजिएगा पेपर में। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में तो ऐसे तरतीब की कोई जरूरत नहीं। करंट लाइबिलिटीज में आमतौर पे पहले करंट पोर्शन आ जाते हैं चीजों के, फिर उसके बाद ट्रेड एंड अदर पेबल आता है, ये एक रनिंग आइटम है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, और ये तीन रनिंग आइटम्स हैं आपके। हाँ, डिविडेंड इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे अनपेड और अनक्लेम्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों ही किस्म के डिविडेंड आपने अलग अलग शो करने होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्लबिंग हुआ करेगी वो सिर्फ यहां हुआ करेगी, ट्रेड एंड, कोई भी पेएबल जो इन लाइनों में नहीं डल सकेगा, अलग से लाइनों में वो जाके डल जाया करेगा ट्रेड एंड अदर पे। रेंट पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, स्टेशनरी पेएबल, फलां पेएबल। एसेट साइड पे तो आसान सी चीज है, PP, CWIP, राइट ऑफ यूज, इंटेंजिबल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स। ये लॉन्ग टर्म लोन्स कौन से हैं, जो लिए हुए हैं, जो गिवन है, जो दिए हुए हैं ना लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स रिसीवेबल वाले। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स भी देखेंगे, डेफर्ड टैक्स भी नॉन करंट में आता है अगर कभी आए तो। करंट एसेट्स, यार करंट एसेट में कोशिश कीजिएगा, तरतीब जरा ये रखिएगा, स्टॉक, डेटर और कैश, ये तरतीब चलती है पूरी दुनिया में, ठीक है। इसको रट्टा मारने के लिए हम कई कई दफ़ा बच्चों को बता देते होते हैं कि स्टॉक खरीदा, उधार पे बेचा, पैसे आए। तो ये तरतीब अगर याद रहे, स्टॉक, डेटर, कैश, ये तरतीब कोशिश कीजिएगा इसी तरह रहे, स्टॉक, डेटर, कैश। बाद में कुछ छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं, लोन किसी को दिए हुए हैं, टैक्स रिफंडेबल हैं। हमारा अब क्रिटिकल आइटम है ये इधर, ये ऐसा, ये माँ है, सारे बच्चों को बता लिया करेगी, यानी इसमें बहुत कुछ आ जाया करेगा, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड, लेकिन जो बिजनेस के डेटर हैं उनको अलग रखना है, वो तो बिजनेस के मेन डेटर हैं उनको अलग रखना है, लेकिन बाकी सारे। लेकिन एक बात आपने नोट की होगी, यहां PP में से कम्युलेशन माइनस नहीं हो रही, इसकी इजाजत नहीं है, PP बुक वैल्यू पे आया करेंगे। यहां डेटर में से प्रोविजन माइनस नहीं हो रही, ये नेट डेटर अल्हम्दुलिल्लाह आया करेंगे। ये प्रोविजन माइनस करने का तस्वुर नहीं है बैलेंस शीट के मुंह पे, ये नेट डेटर शो किया करेंगे हम। तो जो हजरात लेट आए हैं, दो एहतियातें जरा कर लीजिएगा आज की क्लास में, कि इन चीजों के अलावा अगर लाइबिलिटीज में कोई चीज आ रही हुई तो उसको डाल दीजिएगा ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में, और करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक, डेटर, कैश को अलग शो करके जो कोई मोटी मोटी चीजें बची उनको डाल दीजिएगा एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स में। तो ये बैलेंस शीट के एतबार से दो लाइन आइटम थे इंपॉर्टेंट, एक था ट्रेड एंड अदर पेएबल्स और एक था
एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। और कैश एंड बैंक को तो हम इकट्ठा शो किया करेंगे। अब जी जो हजरात लेट आए हैं या टाइम पे आए हैं वो तसल्ली से पेज 675 निकाल लें। आज बड़ा आसान सा काम रखा है आपके लिए। द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ BAZ लिमिटेड एज अ 30 जून 2015 इज फॉलोज। कैश एंड बैंक, भाई इन दिनों को हम क्लब करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और इन दोनों को ज्वाइन करके हम बैलेंस शीट के फेस पे दिखाएंगे। किस नाम से बोलें? ये मैंने कौन सा पेज खोला हुआ है किताब का? 675 पे मैं सवाल कर चला रहा हूं, और ये खोला हुआ है मैंने 609। तो कैश एंड बैंक को क्लब कर देंगे। जो जो क्लबिंग आ रही होगी वो हम इंशाल्लाह नोट करते रहेंगे। बाकी स्टॉक अलग से नजर आएगा, कोई मसला नहीं। डेटर्स हम प्रोविजन माइनस करके शो करेंगे। डेटर्स हम प्रोविजन माइनस करके शो करेंगे, जिसको हमने करंट एसेट्स में किसका नाम रखा है? ट्रेड डेट्स का। भाई फाइनल अकाउंट को प्लीज इंपॉर्टेंस दें, बहुत आसान है अगर समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे तो फिर तो ओके। एडवांसेस टू सप्लायर और एडवांसेस टू स्टाफ, ये दोनों एसेट साइड पे आ रहे हैं। एडवांसेस टू सप्लायर और एडवांसेस टू स्टाफ, जगह ढूंढें इसकी। एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। क्लियर? तो इन दोनों को मैं क्लब करूंगा, इन दोनों को मैं क्लब करूंगा। बाकी कोई शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आ रहे हैं, तो डिपॉजिट्स भी इधर मुझे नजर आ रहे हैं बीच में, डिपॉजिट्स। और प्री पेमेंट्स भी देखें नजर आ रही हैं, प्री पेमेंट्स भी नजर आ रही हैं। बाकी सेल्स टैक्स रिसीवेबल बेहतर अलग शो कर दें, टैक्स रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट के नाम से। तो ये क्लबिंग होगी जी आज माय डियर इन सारी चीजों की। अच्छा स्टिक लाना। अब ये जो कैश एट बैंक है, इसका क्या मतलब होता है? बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। कैश एट बैंक इन सेविंग अकाउंट मींस इनके ऊपर इंटरेस्ट आना है। स्टॉक का मतलब है हमारी दुकान के ऊपर गोदाम में चीजें पड़ी हुई हैं। डेटर का मतलब है इनसे पैसे लेने हैं 60 रुपए, और 3 रुपए का मतलब है 60 में से वो इतने पैसे लेके भाग जाएंगे, भागने का शक है। और इसके बाद एडवांसेस टू सप्लायर और एडवांसेस टू स्टाफ का क्या मतलब है? सप्लायर, अगर मैं होंडा एटलस कार हूं तो मैंने जनरल टायर वाले को एडवांस दिए में, यार मुझे टायर दे देना। तो जब कभी टायर आएंगे अगले साल तो मैं एंट्री कर लूंगा परचेज डेबिट एडवांस क्रेडिट। फिलहाल मुझे बताएं एडवांस टू सप्लायर की क्या एंट्री करंट ईयर में हो चुकी है? एडवांस टू सप्लायर की क्या एंट्री करंट ईयर में हो चुकी है? एडवांस टू सप्लायर डेबिट कैश क्रेडिट कितना? 16। नेक्स्ट ईयर जैसे जैसे टायर आते रहेंगे, अगले साल जैसे जैसे टायर आते रहेंगे, जरा सोच के बताते रहें क्या एंट्री होगी? परचेज डेबिट एंड एडवांस क्रेडिट। चलें जी नोट कर लें। तो एडवांस टू सप्लायर की क्या एंट्री हो चुकी है, जरा सोच के बताएं। एडवांस पेड टू जनरल टायर डेबिट। ये एडवांस किस नेचर का अकाउंट है? राइट टू रिसीव, एक्सेलेंट, राइट टू रिसीव गुड्स। तो ये राइट टू रिसीव गुड्स है, मैंने चीजें लेनी है। हमारे साल क्या एंट्री हो चुकी है? बोले ना भाई, इंटरेस्ट लें जरा। हमारे साल क्या एंट्री हो चुकी है? एडवांस टू सप्लाई डेबिट कैश क्रेडिट। अगले साल जब ये टायर आएंगे तो क्या एंट्री होगी? एडवांस क्रेडिट। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज अ राइट टू रिसीव गुड्स। स्टाफ को एडवांस दे दिया तो फिर राइट टू सर्विसेज। वो बंदा आया, उसने कहा यार मुझे एडवांस में तनख्वाह दे दें। आपने कहा क्या हुआ? कहता है यार मेरी शादी है तो मुझे एडवांस में तनख्वाह दे दें। आपने उसको दे दी बातों में आके, बाद में पता चला उसको ख्वाब आया था। एडवांस टू स्टाफ, इट इज अ राइट टू रिसीव सर्विसेज। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स क्या है? बैंक में 2-4 महीने के लिए पैसे रखवाए हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। प्री पेमेंट्स 2000 मिसालें हैं। प्री पेमेंट, आपने अगले साल का बिजली का बिल एडवांस में पे कर दिया, आपने अगले साल का सुई गैस का बिल एडवांस में पे कर दिया। पिछले दिनों सुई गैस के बिल पे लिखा भी हुआ था अगर एडवांस में बिल पे करेंगे ये फ़ायदे होंगे, ये फ़ायदे होंगे। तो प्री पेमेंट तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, आपको पता है। प्री पेमेंट ये होती है कोई भी खर्चा आप पहले पे करते हैं होने से पहले।
सेल्स टैक्स रिसीवेबल है, ये बैलेंस शीट में लग नजर आ जाएगा। लैंड है हमारी, रीवैल्यू हुई भी है, कॉस्ट पे नहीं पड़ी हुई, ठीक है कोई मसला नहीं। फर्नीचर एंड फिक्सचर है हमारे कॉस्ट पे पड़े हुए हैं, उनकी कम रिडक्शन आ रही है। मशीन की कॉस्ट कम रिडक्शन आ रही है, बिल्डिंग की कॉस्ट कम रिडक्शन आ रही है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट और कम रिडक्शन आ रही है। ये इंटेंजिबल्स हैं। डेफर टैक्स लाइबिलिटी साइड पे नजर आ रहा है, ये DTL है, DTA नहीं है, लाइबिलिटी साइड पे नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है। अब इनमें से सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बस करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज में शो करना है हमने जाके, तो इसमें कोई क्लबिंग की जरूरत नहीं है। जहां क्लबिंग दो जगह होती है, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स एंड ट्रेड एंड। अब ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में इन दोनों चीजों को डाल देंगे। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में इन, देखें क्यों क्यों ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में इन दोनों चीजों को डालेंगे। क्या ये जो एक्रूड लाइबिलिटीज हैं इसके साथ लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेएबल, डिविडेंड पेएबल, टैक्स पेएबल? नहीं। जब इनके साथ नहीं लिखा हुआ तो इनको फिर क्लब करके कहां डाल देंगे बोले? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे सवाल में आज कोई खास क्लबिंग नहीं है। एक कैश एंड बैंक को क्लब करके डालना है, एक डेटर्स को क्लब करके डालना है, इसको कहां डालना है चारों को? एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड। अच्छा, ये वाली क्लबिंग अगर मैं ना भी सिखाता तो आपको पता थी, ऑलमोस्ट कैश एंड बैंक इकट्ठे करके ही शो होते हैं। ये वाली भी क्लबिंग अगर मैं आपको ना बताता तो आपको पता था डेटर में से प्रोविजन माइनस होती है। मैं कह रहा हूं आज की क्लास में बस दो ही मेन बातें हैं, वो जरा मुझे बता दें क्या है। दो ही मेन बातें हैं, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में इनके अलावा सब कुछ आ जाया करेगा, जो मुझे नजर आ रहा है इनके अलावा सब कुछ आ जाया करेगा। और एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल में इनके अलावा सब कुछ आ जाया करेगा। बाकी सवाल में कोई क्लबिंग नहीं पड़ी हुई। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये लाइबिलिटीज में आएगी ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो जो हजरात लेट आए हैं हमने ये बताया है कि आज के सवाल हम बैलेंस शीट का करने लगे हैं। इसमें लिखा हुआ है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल का मतलब होता है इस ट्रायल में आपको सेल्स एक्सपेंसेस नजर नहीं आ रहे, तो अल्लाह का शुक्र है वो रिटेन्ड अर्निंग में पार्क हो चुके हैं। ये जो बिजनेस की हमें रिटेन्ड अर्निंग नजर आ रही है इसमें पार्क हो चुके हैं सेल्स और एक्सपेंसेस। अब आज के सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? आज के सवाल की रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट बनाएं अलोंग विद नोट्स। कल के सवाल की क्या रिक्वायरमेंट थी? P&L बनाएं अलोंग विद नोट्स। आज क्या बनाने? बैलेंस शीट अलोंग विद नोट्स। बैलेंस शीट बनानी है नोट्स के साथ। अब आप इधर उधर गए ना तो फिर देखिएगा। आम तौर पे बबल बनाने वाले भाई बैलेंस शीट जब मांगे नोट्स के साथ, तो नोट्स बैलेंस शीट के कई होते हैं, बैलेंस शीट के नोट्स कई होते हैं। अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे। आज मैं आपको जो है वो बैलेंस शीट के नोट्स दिखाता हूँ, बैलेंस शीट्स के नोट्स दिखाता हूँ। हमने ना एक कोशिश की हुई है अपनी किताब में बनाने की, एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सैम्पल बेस पे हमने बनाने की कोशिश की है, जिसमें हमने कोशिश की है कि काफ़ी सारे नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो आ जाएं। तो उसकी आज हम सैर करते हैं पेज 608 पर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पता है बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज आते हैं, फिर इसके बाद शुरू हो जाते हैं नोट्स। अब अगर आप बैलेंस शीट के नोट्स देखें हमारी किताब पे पेज 607 पर, 608 पर, तो शेयर कैपिटल का हम नोट बनाया करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन का नोट तो भी आज तक उसने कभी मांगा नहीं। इसमें हम नोट बनाया करेंगे, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स का नोट बनाया करेंगे, पीपी का नोट बनाया करेंगे IAS 16 वाला, और राइट ऑफ यूज इंटेंजिबल का भी नोट बनाया करेंगे, वो हमने बनाया नहीं क्योंकि आपको आता है। इसके बाद हम स्टॉक का नोट कोई खास नहीं ICAP मांगता, ट्रेड डेट का नोट बड़ा मांगता है, वो बनाया करेंगे हम।
एडवांस डिपॉजिट एंड प्री पेमेंट्स का नोट तो टेक्निकल नहीं है, 4-5 फिगरों को जमा करके इसमें डाल देना होता है। कैश एंड बैंक का नोट बनाया करेंगे हम, इनको कहते हैं बैलेंस शीट के नोट्स। इनको क्या कहते हैं? बैलेंस शीट के नोट्स, बैलेंस शीट के नोट्स। फिर P&L के नोट्स हैं, नोट नंबर 17, 18, 19, 20, 24 तक। ये कल बनाए थे हमने, सेल का बनाया था, कॉस्ट ऑफ सेल का बनाया था नोट, शायद आपको पता हो। पता है? अच्छा, इसके बाद स्टेटमेंट चेन इक्विटी बनेगी। ये नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट नंबर 1, 2 को भी डिस्कस करेंगे आपसे, ये क्या होते हैं। फिलहाल हम आज कैपिटल का नोट देख रहे हैं, ये शेयर कैपिटल का नोट है, नोट नंबर 3। कुछ देखने की जरूरत नहीं, ये शेयर कैपिटल का नोट है। खैर है, बस चलते जाए आगे। ये शेयर कैपिटल का नोट है। चलते चलते ट्रेड एंड अदर पेएबल्स का नोट है, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स का नोट है। इसमें से चीजें जमा होकर डाल देते हैं। कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स भी देखेंगे हम इंशाल्लाह, कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। इसके बाद पीपी अगर आप बेचेंगे तो उसका पीपी जो आपके पास पड़े में किस इलाके में है, कितना एरिया है, ये भी हम नोट कभी बनाया करेंगे। ये नोट आज हम बनाएंगे, डिटेल्स ऑफ पीपी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये बड़ा आसान सा नोट होगा, ये डिस्पोजल का टी काउंट होगा। कितने का खरीदा था, क्या बुक वैल्यू थी, कितने का बेचा, कितना गेन आया, कैसे बेचा, किसको बेचा, उससे रिश्ता क्या था। ये एक नोट है, कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक आसान सा नोट है, इसको याद कर लें, कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी आज के सवाल में बनाएंगे, कितने का खरीदा था, कितने का था बुक्स में, कितने का बेचा, कितना गेन लॉस आया, कैसे बेचा, किसको बेचा, और उससे रिश्ता क्या था। ये काफी डिटेल में नोट होता है। सारे डिस्पोजल जो फिक्स एसेट की होती है ना, उनका हमने बनाना होता है। ये इंशाल्लाह आज नोट ही बनाएंगे हम। और इसके बाद इंशाल्लाह आज कोई नोट ऐसा और हमें शायद ट्रेड डेट्स का नोट अगर टाइम मिला तो ये बनाएंगे, ट्रेड डेट्स का नोट्स। और हाँ, एडवांसेस डिपॉजिट प्री पेमेंट्स में हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करके डाल देंगे। और आज हम एंड पे नोट बनाएंगे कैश एंड बैंक का, जिसमें सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में कितना कैश पड़ा हुआ है और उस पर इंटरेस्ट कितना है। इसके बाद हमारे P&L के नोट शुरू हो गए थे जो कल हमने बनाए थे। तो मोहतरम, बैलेंस शीट के भी आइटम्स के क्या बनते हैं? नोट्स। अब कौन कौन से नोट्स बनाया करेंगे, कौन कौन से नोट्स नहीं बनाया करेंगे, ये तो बड़ा आसान है, ये डेटा बता दिया करेगा। अभी तक जो मैंने नोट पकड़े हैं वो मैं आपको बता दूं। एक मैंने नोट पकड़ लिया कैश एंड बैंक का। नोट का मतलब है कि वर्किंग समझ लें, नोट समझ लें कि कहीं नीचे जाके इन दोनों को इकट्ठा करूंगा मैं 22 और 7 को, लेकिन बैलेंस शीट के मुंह पे सिर्फ 29 नजर आएगा लोगों को, लेकिन नीचे जाके 22 और 7 नजर आएगा। सिमिलरली मैं 60 में से 3 माइनस करूंगा, बैलेंस शीट के फेस पे 57 नजर आएगा। मैं इन सबको जमा कर दूंगा तो बैलेंस शीट के फेस पे इन सबका टोटल नजर आएगा। बस ये क्या नोट है, ये तो आसान सा नोट है। इन चारों को उठा के लिफाफे में डाल दो, टोटल करके ऊपर ले आओ। ये इसके बाद ट्रेड एंड अदर पेबल्स आ रहे हैं, इन दोनों को मैं जमा कर लूंगा 75 और 7 को बैलेंस शीट के फेस पे ले आऊंगा। तो अभी तक मुझे सिर्फ सवाल में कैश एंड बैंक का नोट पकड़ा है मैंने, एक मैंने नोट पकड़ा है लेटर का, एक मैंने नोट पकड़ा है एडवांसेस डिपॉजिट प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स का। कितने नोट हो गए? 3। एक मैंने नोट पकड़ा है ट्रेड एंड अदर पेबल्स का। कितने हो गए? 4। अब सवाल की अदर इंफॉर्मेशन बता देगी और इसको कौन से शौक पूरे कराने हैं। 4 नोट अभी तक हमारे बन गए। फ्री होल्ड लैंड की रिवैल्यूएशन हुई थी 2011 में, काफी साल पहले, और सरप्लस आया था 120 का। अल्लाह का शुक्र है ये सरप्लस हमें नजर भी आ रहा है, क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट होती नहीं तो सरप्लस रिटेन अर्निंग में शिफ्ट नहीं हुआ होगा। तो सरप्लस हमें 120 का नजर भी आ रहा है। काफी पुराना सरप्लस है 2011 का, और वैल्यूअर का नाम लिखना होता है FR1 में, आप लोगों ने पढ़ा था। तो ये डिस्क्लोजर बनाएंगे हम पीपीई का। ये अल्लाह का शुक्र है FR1 वाला सारा सवाल है, इसलिए मैं आज आपको करा रहा हूँ। इसके अलावा हमारे प्लांट्स में, हमारे एसेट्स में कोई एडिशंस हुई हैं, डिस्पोजल्स हुई हैं, डेप्रिसिएशन हुई हैं, ये सादा सी एडजस्टमेंट्स हैं, इनको हम अभी देखेंगे। ये प्लांट्स के अंदर एडिशन, डिस्पोजल वगैरह का डाटा आ गया। बाकी डेटर्स कुछ सिक्योर्ड हैं, कुछ अनसिक्योर्ड हैं। जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की क्लास में जो प्रोविजंस वगैरह कैलकुलेट करते थे, ये उसका डाटा है। फिर एडवांसेस टू सप्लायर्स के बारे में उसने कुछ बात बताई भी है, उसको देख लेंगे। कैश एंड बैंक को देख लेंगे कितना है। और ऑथराइज शेयर कैपिटल ये होता है कि इतना सरमाया आप इकट्ठा कर सकते हैं, 500 मिलियन। ये आपको कंपनी लॉ ने इजाजत दी है, हर कंपनी का अपना होता है। आप इतना सरमाया इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वैसे कितना सरमाया इकट्ठा किया हमने? सिर्फ 400 मिलियन। वैसे कर कितना सकते हैं सरमाया इकट्ठा? 500 मिलियन, लेकिन अभी तक कितना किए? 400। अच्छा जी,
ये बैलेंस शीट की चीज़ें मैं एक एक करके अभी लेके आऊँगा आपके सामने। तो आप ऐसा करें, पहला सफ़ा या पहले 2 सफ़े बेशक आराम से तसल्ली से छोड़ दें, पहले 2 सफ़े बैलेंस शीट बनाने के लिए छोड़ दें। हम तीसरे सफ़े से शुरू करते हैं, जो सवाल की रिक्वायरमेंट अलॉन्ग विद द रेलेवेंट नोट्स बनाना शुरू करते हैं। नोट्स पहला और दूसरा सफ़ा छोड़ दें, तीसरे सफ़े पे कंपनी का नाम बताएं। BSZ, notes to the financial statements for year ended, my dear। हाँ जी, 30 जून 2015। वैसे इसको जून 30 2015 लिखा करें, ये ज्यादा बेहतर होता है। नोट्स मैं हमारा नोट नंबर 1 बना रहा हूं। इस नोट का मैं नाम रखने लगा हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तीसरे सफ़े से। ये पॉइंट 1 भी इंशाल्लाह मैं शो कर दूंगा, इसको मैं नोट की दुम में शो कर दूंगा। जो पॉइंट 1 है नोट की दुम में शो कर दूंगा, नोट 1.1 के नाम से। फिलहाल मेरी एडिशंस, डिस्पोजल और डिप्सिशन की डिटेल्स आ रही हैं। अच्छा, अब भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने लगी है, जरा मेरे से सुन लीजिएगा। ये जो मैं कह रहा हूं सुने, ये जो बैलेंसेस आ रहे हैं ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, ये क्लोजिंग है। इनको आपने ओपनिंग नहीं समझना, क्योंकि सवाल के टॉप पे लिखा हुआ है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। पोस्ट क्लोजिंग का मतलब है इस ट्रायल में सारी फिगर्स क्लोजिंग आ रही हैं, इस ट्रायल में कोई फिगर भी ओपनिंग नहीं आ रही। तो इसका मतलब नीचे डेप्रिसिएशन के जो रेट दिए हुए ना, वो ये नहीं कि हमने लगा के अब डेप्रिसिएशन निकालनी है, वो नोट बनाने के लिए दिए हुए हैं, बल्कि शायद हमें अनलकीली रिवर्स वर्किंग करनी पड़े। कैरी डाउन्स हमें अवेलेबल हैं, उनसे हम ब्रॉड डाउन्स निकालेंगे रिवर्स वर्किंग करके। शायद ये थोड़ा सा काम करना पड़े, लेकिन वो बहुत आसान है, वो बहुत ही ज्यादा आसान काम है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल का मतलब है इसमें सारी चीजें क्लोज हो चुकी हुई हैं और ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। इफ दीज आर क्लोजिंग बैलेंसेस, तो डेप्रिसिएशन हमें शायद निकालने की जरूरत ना पड़े, ये फिगर्स ऑलरेडी क्लोजिंग ही हैं। The details related to additions, disposal and depreciation are as follows। और सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ the additions, disposals and depreciation are to be recorded, इस तरह की कोई लाइन नहीं लिखी हुई, पर लिखा हुआ डिटेल्स बस ड्यूरिंग द ईयर। हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के लिए। बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 5% और 10% आपने डेप्रिशिएट करना है मशीन्स को, फर्नीचर को और कंप्यूटर को। तो बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है सिर्फ 5%, बाकी सबको 10%, इंटेंजिबल्स को भी टैंजिबल्स को भी। कंस्ट्रक्शन ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कमेंस्ड ऑन 1 मार्च 2015। बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है 1 मार्च 15 को, हमारा साल खत्म होने से 4 महीने पहले। कंस्ट्रक्शन ऑन थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कमेंस्ड एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन अगला साल। और ये कब कंप्लीट हो जानी है? अगले साल। द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज 20 million वाज कैपिटलाइज्ड ऑन 30 जून। अल्लाह का शुक्र है ये कैपिटलाइज कर दिया मैंने, कोई गलती नहीं की, ये कैपिटलाइज कर दिया। किधर कैपिटलाइज हुई होगी? किधर कैपिटलाइज हुई होगी? नहीं, अब वर्क इन प्रोग्रेस में तो मुझे नजर नहीं आ रही, फिर क्या करूं? कहां कैपिटलाइज हुई होगी? एक्सेलेंट, इस 150 में पड़ी होगी, इस 150 में पड़ी होगी। तो 150 में नामुकम्मल चीजें कितनी है? -20। तो बाकी मुकम्मल बिल्डिंग्स कितनी है? 130। ये थोड़ा सा जरा लिख लें आप, 150 - 20 इज इक्वल टू 130। थोड़ा सा उल्टी साइड पर लिखिएगा, -20 याद रहेगा। 150 - 20 इज इक्वल टू 130। जी माय डियर, टोटल बिल्डिंग्स कितनी हमारे पास पड़ी हैं? 150। ग्राउंड फ्लोर हमारा कंप्लीट है, फर्स्ट फ्लोर हमारा कंप्लीट है, सेकंड फ्लोर हमारा कंप्लीट है। थर्ड फ्लोर पर ग्राउंड फ्लोर हमारा मुकम्मल है, फर्स्ट फ्लोर मुकम्मल है, सेकंड फ्लोर मुकम्मल है।
3rd फ्लोर पर काम शुरू हुए और अभी मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन अगर आप 30 सितंबर को आएंगे अगले साल तो अल्लाह का शुक्र है आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। लेकिन अगर आप हमारे साल के एंड पे खड़े हैं तो 1 मार्च से लेके अभी तक काम कितना हुआ है सिर्फ? आप बताएं, इसको डिप्रिशिएट करें या इसको CWIP में शो करें? तो अल्लाह का शुक्र है उसने इस कॉस्ट को कैपिटलाइज किया और करना भी चाहिए। हाँ, एक प्रेजेंटेशन की एडजस्टमेंट है मेरे ख्याल से, जो आई के अपने टेस्ट करने की कोशिश की कि 150 में से 20 निकाल दें ताकि 130 के एसेट्स पीपी में शो करें, बाकी को बैलेंस शीट के फेस में CW, तो 20 को मैं यहां से निकाल के CWIP में ले जाऊंगा। डन? ओके। अच्छा, इस साल ना हमने फर्नीचर खरीदे हैं साल ख़त्म होने से 3 महीने पहले 8 मिलियन के, और एक मशीन थी जो हमने बेच दी है 28 फरवरी 2015 को, 13 मिलियन की बेची है। कॉस्ट इतनी थी, WD भी इतनी थी। चलिए जी, डाटा ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस डाटे की बुनियाद पर हमारी सिर्फ डिस्पोजल आ रही है मशीन में और एडिशन आ रही है फर, और हमारे सवाल में अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नोट 1 बनाएंगे। नोट 1 के लिए हम डाटा लेंगे यहां से, लैंड, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, और इसके लिए अलग नोट बनाएंगे, नोट नंबर 2, जिसका नाम होगा इनटेंजिबल्स। लेकिन बेहतर है वैसे लैंड के बाद बिल्डिंग शो कर दे, वरना ऐसे अजीब सा लगता है फर्नीचर। चल जाएगा गुजारा, कोई मसला नहीं है, ऐसे कोई तरतीब इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बेहतर है लैंड के बाद जरा बिल्डिंग शो कर दें जी। लैंड, बिल्डिंग, बोले आगे, फर्नीचर, मशीन, टोटल। जी माय डियर, आप लोग पूरा लिखिएगा, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड accumulated depreciation, ओपनिंग, एडिशन, यार आप लोग पूरा लिखिएगा, डिस्पोजल और क्लोजिंग। आगे बोलें, ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल और क्लोजिंग। बड़े लाइट मोड पे आज चलना है, बस आसान आसान सी चीजें। जो लोग मेरे से एग्री कर चुके हैं कि ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, क्योंकि सवाल के टॉप पे लिखा हुआ है ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, तो वो लोग फिर मुझे क्लोजिंग बैलेंसेस लिखवा दें जो ट्रायल में नजर आ रहे हैं, जो ट्रायल में नजर आ रहे हैं। 375। ओके, बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस नहीं 150 नहीं भाई, फिर वो CWIP भी बीच में आ जाएगा। 130 जी। अकम्युलेटेड ऑप्शन, मैं बार बार बता रहा हूं, मेरे से एग्री कर जाएं इस बात पे कि ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। ट्रायल में पहली लाइन में लिखा हुआ है पोस्ट क्लोजिंग 26। ये आप लोग मुझे ट्रायल से देख के बता रहे हैं ना जी। मशीन 27। अभी आप लोगों ने ना इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाना, वरना वही कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर पे, वो फिर आप थोड़ा सा उसको गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसलिए अभी नेगेटिव साइन नहीं लगाना इनके साथ। लेकिन ओवरऑल तो बीवी नेगेटिव साइन लग के ही निकलती है। अच्छा जी, अब जी सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, आपकी क्या राय है? अब मैंने रिवर्स वर्किंग करके ये नोट बनाना है, तो रिवर्स वर्किंग तो नॉट वेरी टेक्निकल, वेरी इजी। रिवर्स वर्किंग करके मैंने नोट बनाना है, तो मुझे कोई सजेशन दें आप इसमें कि पहले मैं एसेट अकाउंट पूरा करूं या पहले अकम्युलेशन अकाउंट पूरा करूं? अकम्युलेशन अकाउंट पहले पूरा कर लूं? मेरे ख्याल से एसेट का टी अकाउंट अगर बन जाएगा तो फिर एडिशन, डिस्पोजल की कॉस्ट वगैरह पता चल जाएंगी, फिर वहां से डिफिशंस निकालनी आसान हो जाएंगी हमारे लिए। तो इट्स बेटर कि ये वाली साइड पहले पूरी कर लूं, फिर बाद में ये वाली साइड पूरी कर लूं।
अच्छा जी, सबसे पहले जी माय डियर लैंड है, लैंड तो बस लैंड है, इसको क्या करना है। इसके बाद हमारे क्या आ रहे हैं, फर्नीचर। तो फर्नीचर के बारे में जरा नीचे आए, तरतीब से चले ना मडियर। फर्नीचर 27 और 8 के आ रहे हैं। फर्नीचर के बारे में नीचे आए, क्या लिखा हुआ है। फर्नीचर खरीदे हैं मैंने यकम अप्रैल 15 को, कितने मिलियन के, 8 मिलियन के। जरा डलवाएं कहीं, एडिशन 8। अब आप लोग रिवर्स वर्किंग मुझे करवाएं, कैलकुलेटर के बगैर भी करवा दें तो कोई मसला नहीं। रिवर्स वर्किंग जरा करवाएं। फर्नीचर डिस्पोजल बैलेंसिंग लूं या ओपनिंग बैलेंसिंग लूं। इतनी तो अकल है कि ऊपर सवाल में लिखा है एडिशन डिस्पोजल मैंने बता दिए, तो बाकी फिर ओपनिंग है, तो इधर तो कोई फिगर है नहीं। तो अब देखें इधर, 4 जमा 2 इज इक्वल टू 6। सो अब रिवर्स वर्किंग का तरीका क्या होगा, 6, प्लीज ये तरीका रिवर्स वर्किंग का याद रखिएगा। 4 जमा 2 इज इक्वल, ओपनिंग प्लस एडिशन इज इक्वल टू क्लोजिंग। इफ ओपनिंग इज मिसिंग, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब जरा यहां पर आप लिख लें बैलेंसिंग जी। 27 माइनस 60 जरा कोई कराए, 27 माइनस 90। अब सीधा चल के देख लें, 27 आ रहे हैं, 19 जमा 8 27। डन। अच्छा, अब मुझे आप ये पहला सफ़ा है नोट का, दूसरा तीसरा नहीं, ये तीसरा सफ़ा सवाल का है, लेकिन नोट्स बनाने में ये पहला सफ़ा है। पहले 2 सफ़े बैलेंस शीट के लिए छोड़ दें, और तीसरा, चौथा, 5वां सफ़ा भी एहतियातन नोट्स के लिए छोड़ दें। छठे सफ़े पे वर्किंग करें। वर्किंग और नोट्स को मिक्स नहीं करना। वर्किंग है हमारे समझने के लिए, नोट है जो प्रिंट होके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूजर्स के पास जाना है। वर्किंग वन डेप्रीसिएशन किस पे निकालनी है, आप लोगों को याद है, ऑन ओपनिंग, ऑन एडिशन, इस तरह की कोई लाइनें लिखवाते होते थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के टीचर। ऑन ओपनिंग, ओपनिंग बताएं, 19 ज़रब, मैं देख रहा हूं रेट 10% है ना, वो सिर्फ बिल्डिंग का 5 है ना, बाकी सबका 10 है, याद कर लें, बार बार क्या आना सवाल में। 19 ज़रब 10%, 1.9। एडिशंस, मेरे ख्याल से पता नहीं एडिशन किस दिन हुई है, 1 अप्रैल को। अप्रैल, मई, जून, कितना हो गया, 3/12, 0.2, 2. So that is the depreciation on furniture. अच्छा, मुझे ये बता दें कि मैंने ये क्लोजिंग क्यों लिए हैं सारे, ये फिगर्स क्लोजिंग क्यों समझी हैं, पहले तो ये बता देना, ये सारी फिगर्स क्लोजिंग क्यों समझी हैं, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल पर। और रिवर्स वर्किंग करके मैं ओपनिंग निकाल रहा हूँ। ओपनिंग निकालने का फायदा क्या होगा, डेप्रिसिएशन निकालनी है, आसान हो जाएगी। और जाहिर बात है नोट भी यूजर्स को बना के देने, सवाल की रिक्वायरमेंट है नोट बनाएं। आप डेप्रिसिएशन मुझे निकलवाएं जरा, वर्किंग 1 से कितनी आई है, 2.1। यहां पे आप लोग लिख दीजिएगा छोटा सा वर्किंग 1। अच्छा, कोई बच्चा इसका ओपनिंग निकलवा दे मुझे। ओपनिंग 8 माइनस 2.1, इसलिए मैंने कहा था नेगेटिव का साइन ना लगाइएगा वरना वो मसला हो जाएगा। 8 माइनस 2.1, 5.9, दैट इज बैलेंसिंग। चलेंगे आगे। फर्नीचर के बाद क्या आ रहा है, तरतीब से चलें। फर्नीचर के बाद क्या आ रहा है, मशीन। मशीन के बारे में बताएं क्या हुआ है। आ मशीन वॉज सोल्ड ऑन प्राइस एट अ प्राइस ऑफ 13, ये तो डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा, इसको छोड़ें। एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल द कॉस्ट वॉज 15, पहले कॉस्ट उठा लें।
द कॉस्ट वॉज 15. जी माय डियर, द कॉस्ट वॉज 15. हाँ, क्या लिखूं? कैसे? ऊपर से आते हुए तो ये माइनस होगी ना. द कॉस्ट वॉज 15. आगे पढ़े. एंड द WDV वॉज 10 एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल. अल्लाह का शुक्र है, द WDV वॉज 10. तो मेरे ख्याल से ऐसा करें ना, 15 माइनस 10 5. कुछ समझ आई थोड़ी सी? अकमलेशन जाती है ना इस अकाउंट में, तो WDV तो नहीं जाती. अब टोटल के सामने ना लिख दीजिएगा, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने लिखे 15 माइनस 10 5. ओके, आप मशीन का टी काउंट पूरा करके डेप्शन निकालें, क्योंकि डेप्शन अभी मिसिंग है. मशीन का टी काउंट पूरा कर लें. 100 या 70? 100. क्योंकि अब रिवर्स वर्किंग का तरीका क्या होता है? 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. तो फिर 5 पे पहुंचने का तरीका 2 जमा 3. अच्छा, आपको तंग करने के लिए मैं टी काउंट दोबारा बना रहा हूं. मशीन का टी काउंट दोबारा बना रहा हूं. यकम जुलाई 14. ब्रॉड डाउन कितना था? 100. 28 फरवरी 15. डिस्पोजल कितनी है? कॉस्ट अकाउंट बन रहा है ना, कॉस्ट पे अकाउंट बन रहा है. और कैरी डाउन 85. ये तो टाइम ज़ाया किया मैंने. 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85. 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85. अब जरा डिप्शन निकालें मशीन की. ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल. और अगली लाइन ऑन डिस्पोजल. ये शायद तरीका पढ़ा हुआ था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्लास में. अब टी अकाउंट बना हुआ इधर आपके सामने, आसानी के लिए बनाया था. व्हाट इज ओपनिंग, व्हाट इज डिस्पो. अच्छा, कोई समझने वाली बात हुई ना, मैं फौरन अटेंटिव करूंगा. रिलैक्स टेक लगा के बैठे. व्हाट इज डिस्पोजल? 15 इनटू 10%. अच्छा, डिस्पोजल किस दिन हुई है? 28 फरवरी को. तो 28 से आगे के डिडक्शन निकालें या 28 से पहले की? पहले की. तो पहले 2 महीने ये और 6, 8 महीने. 15 ज़रब 10% ज़रब 8/12 जी 8.5 1 9.5. (8.5 plus 1 is 9.5). What is this? Depreciation. जी बोले. 9.5. अब जरा ट्राई करें एक रिवर्स वर्किंग. ये थोड़ी सी डिटेल होगी. 27 जमा 5 माइनस 9.5. हाँ जी 22.5. ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट? आगे जाने से पहले डिस्पोजल की एक नोट बनता होता है दुम, वो भी मैंने आपको बनवाना है. फिलहाल मुझे मशीन सारी पूरी करवा दें.
ओ सॉरी, बिल्डिंग्स और लैंड्स जो भी रहेगी हैं। बिल्डिंग बताएं भाई, बिल्डिंग बच गई ना, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गई, बिल्डिंग बच गई। बिल्डिंग की एडिशन बताएं या डिस्पोजल, कोई नहीं। एक एडिशन थी लेकिन वो इस काबिल भी नहीं थी कि वो डेप्रिशिएट करें, इसलिए वो तो हमने यहीं से बाहर निकाल दी। वो एडिशन थी बिल्डिंग की, लेकिन वो हमने बारों बारी बाहर निकाल दी, 150 की बजाय 130 उठा लिया, तो वो तो एडिशन हमने बिल्कुल फारग ही कर दी यहां से। तो बाकी जो है वो बिल्डिंग्स हमारी बची हुई हैं, तो इसकी एडिशन बता दें कितनी है। डिस्पोजल रिवर्स वर्किंग करें 130, तो वर्किंग नंबर 3। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, ऑन ओपनिंग, बस ऑन ओपनिंग। व्हाट इज ओपनिंग, 130 इंटू, हाँ इसका 5% रेट है 6.5। जी काटें, हाँ जी 19.5। अब क्योंकि रिवर्स वर्किंग हो गई है, अब नेगेटिव लगाने में कोई हर्ज नहीं है। जी तीन लाइनें डलवा दें जो, हाँ जी, मेजरमेंट बेसिस, रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल, मेथड ऑफ, लेकिन पूरा लिखिएगा, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना जी। यूजफुल लाइफ या रेट, जी असूली तौर पे तो टोटल सबका होना चाहिए, लेकिन मैं फिलहाल टोटल कर रहा हूं जो मैंने बैलेंस शीट के फेस पे लेके जाना है। जी टोटल 556। Do not mix up the workings with note. Okay. 1.1, लैंड की रिवैल्यूएशन, लैंड की रिवैल्यूएशन, द फर्स्ट रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड वाज कैरिड आउट इन 2000 में, फर्स्ट और लास्ट ही है, इसके बाद तो कभी हुई नहीं।
रिजल्टेड इन सरप्लस ऑफ वन द रिवैल्यूएशन वाज कैरिड आउट। तो FR1 में आपने पढ़ा हुआ है कि वैल्यूअर का नाम बताना होता है, तो जी बताएं। द लैंड वाज रिवैल्यूड इन 2011 बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। मतलब ये कि हमारे इस पे डिपेंडेंट नहीं था, इसलिए उसने एक इंडिपेंडेंट राय दी है। जी नाम मिस्टर डी। चलो आज चार्टर्ड के स्पेलिंग भी रिवाइज हो गए। चार्टर्ड सिविल इंजीनियर ऑफ MSSS कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद, मरी। एक खातून ने बोला मैं मरी जा रही हूं। ओके, आपको क्या समझ आई इससे? कि वो मरी जा रही हैं, ये समझ आई कि वो मरी जा रही हैं। ओके, बंदे भी बोलते हैं आजकल मैं मरी जा रहा हूं, मरा जा रहा हूं। अच्छा जी, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, याद है? हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन द बुक वैल्यू ऑफ लैंड होती would have been रुपीज। ये जरा देखें आप कैसे करेंगे, क्योंकि लैंड एक ही दफा रिवैल्यू हुई है 2011 में, उसके बाद कभी रिवैल्यू नहीं हुई। तो लैंड की रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? कोई माइकल, कोई अच्छा बच्चा बता दे लैंड की रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? हाँ जी, 375। और अल्लाह आपको भला करे, उसकी वो जो है 120 उसका सरप्लस है। तो लैंड की रिवैल्यूड अमाउंट क्या है? सरप्लस 120। तो बुक वैल्यू, वो याद नहीं रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाते होते थे, एसेट सरप्लस, तो उसमें पहले बुक वैल्यू आती थी, फिर रिवैल्यूड अमाउंट, सरप्लस बैलेंसिंग आता था। तो मैंने बैलेंसिंग 255 निकाला, इज रुपीज 255 मिलियन। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, आप हजरात ने ये नहीं पूछा करना ये बात हमने पहले कहाँ पढ़ी थी। ये बातें तो जो तीनों मैंने आपके सामने, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये पहले पढ़ी नहीं है, लेकिन आज जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ ये आपके लिए नई है। तो इसके पढ़ाने का तरीका ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है कि पहले आपको पढ़ाया जाए डिस्क्लोजर क्या बनाने हैं, फिर आपको बना के दिखाए जाएं। इसके पढ़ाने का तरीका रिवर्स होगा, पहले हम सवालों में डिस्क्लोजर बनाया करेंगे, फिर हम कल से पढ़ना शुरू कर देंगे ये डिस्क्लोजर क्या था और किसने हमें हुक्म दिया था ये बनाने का। तो रिवर्स चला करेंगे, हम पहले सवाल सॉल्व किया करेंगे, बाद में डिस्क्लोजर देखेंगे। अभी P&L के डिस्क्लोजर्स भी कल आपको बनवाए थे, सेल्स के, कॉस्टर्स, वो भी आपको दिखाने हैं कि कहाँ हमें लिखा हुआ था कि वो बनाने हैं। तो अभी फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि 1.3 का डिस्क्लोजर जो है वो बनाते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल नया है, इसका नाम है डिटेल्स ऑफ PP डिस्पोज्ड। इसमें कंपनी लॉ ये चाहता है कि आप यूजर्स को बताएं कि आपने जो चीज बेची है उसका नाम क्या है। भाई किसी को याद हो अभी एक चीज बेची थी, उसका नाम मशीन, उसका नाम क्या है? अच्छा, ये छोटा छोटा करके आपने बनाना है क्योंकि इसमें 6-7 लाइनें आनी है, या फिर पेज ऐसे करने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा करके। अच्छा, कॉस्ट, जो मशीन बेची इसकी कॉस्ट क्या है? 15।
बुक वैल्यू 10। अब सेल प्रोसीड उठा लें। सेल प्रोसीड 13, सेल प्रोसीड 13। अब आप कैलकुलेटर ना पकड़ें, बस कॉस्ट को छुपा दें। कॉस्ट को छुपा के बताएं गेन आया या लॉस आया। 10 वाली चीज 13 की बेच दी, क्या आ गया? गेन। तो डिस्पोजल अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में शो करना है, इसको कहते हैं डिटेल्स ऑफ पीपी डिस्पोज्ड ऑफ। कॉस्ट, बुक वैल्यू, सेल प्रोसीड, गेन, 3 कॉलम और डालने हैं। पहला मोड ऑफ डिस्पोजल, सवाल में नहीं दिया हुआ, मैं खाली छोड़ दिया करना है कि बाजार में जाके बेचा है, OLX पे लगा के बेचा है, या आप लोगों ने कोई ऑक्शन करके बेचा है, या बहस करके बेचा है। ये मोड ऑफ डिस्पोजल हुआ करेगा। कैसे बेचा, किसको बेचा, पर्टिकुलर किसको बेचा मतलब ये नहीं कि किसी को बेच आए हैं, कि किस बंदे को बेचा, कैसे बेचा, किसको बेचा, उससे रिश्ता क्या था। रिलेशन, जहाज, रिलेशनशिप विद बायर। बायर हमारे चाचे का पुत्र था या मामू का पुत्र था, या हम उसके अंकल के बेटे थे। रिलेशनशिप विद बायर। अंग्रेज क्या कहते हैं फूफा को? खालू को? अंकल। मामू को? अंकल। नहीं, वो फिर साइड बता देते हैं ना मेरे ख्याल से कि किस साइड से अंकल हैं ये। अच्छा, चलें जी, ये हमारा नोट 1 मुकम्मल हो गया। अब हम नोट नंबर 2 बनाने लगे हैं। इनटांगिबल, इनटांगिबल। पहला सफा मुक गया, दूसरे सफे पे आ जाएं फिर। इनटांगिबल का इधर ही नोट बना लेते हैं। intangibles, G, gross carrying amount, opening, addition, disposal and closing, accumulated amortization, opening, amortization, closing, बोले क्लोसिंग। क्लोसिंग बताएं कितना है क्लोसिंग। मैं देख लेता हूं। ना 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 10 और अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन का 2, टन 2, टन 2 2। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 4। जरा ओपनिंग निकालें मेहनत करके। ओपनिंग टन, amortization on opening, opening ling 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 1, amortization 1 balancing 1 की बरात आ गई। वो कह रहे साड़ी नहीं हारी 1 सॉरी
नो प्रॉब्लम, इट हर्ट्स अस। क्या फीलिंग होती है जब मोबाइल 100% चार्ज हो जाए तो? हाँ जी, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। यहीं से आपकी प्रायोरिटीज पता चलती हैं। छोटी छोटी खुशियां। ओके, नीचे वो डाल दें 3 लाइनें। क्या? मेजरमेंट बेसिस और मेथड ऑफ अमोर्टाइजेशन, सॉरी, यूजफुल। हाँ जी, ओके। अच्छा जी, ये डेटर्स का नोट है। ये मैं एंड पे क्लास के देखूंगा, टाइम बचा तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह इसको कल बनाएंगे। एडवांसेस गिवन टू सप्लायर कितने हैं? मैं देखाता हूं। नहीं, रहने दें, अब देख लेता हूं। जाएं, अब ऐसे भी आगे में लोग जाएं, देखें फिर। एडवांसेस टू सप्लायर आर कंसिडर्ड गुड, मतलब ये कि हमने जो एडवांस दिए हुए सप्लायर्स को, तो ये गुड हैं। गुड का मतलब क्या है कि ये हमारे पैसे लेके भाग जाएंगे या हमें टायर दे देंगे, ये मतलब है गुड है। एडवांस जो मैंने पकड़ाया हुआ है उसके बदले पैसे आने हैं या चीज़ ही आनी है? चीज़ ही आनी है, तो चीज़ ही आ जाएगी इंशाल्लाह, ये मतलब होता है गुड। आप लोगों ने तो आज तक ये पढ़ा था ना डेटर गुड है, लेकिन आज ये भी पढ़ा एडवांस गुड है। नोट भी अगर असली हो तो कैश को गुड कहते हैं। तो इस तरह मतलब कॉन्सेप्ट देना था, इस तरह एडवांस टू सप्लायर। लाइसेंस अगर जाली ना हो तो लाइसेंस को भी गुड कहते हैं, लेकिन ये गुड के अल्फाज सिर्फ एडवांसेज और डेटर्स वगैरह के लिए यूज होते हैं। एडवांसेज और गुड का मतलब बताएं क्या है? चीज़ें मिल जाएंगी, चीज़ें मिल जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात। हमारा ईयर एंड बताएं ज़रा। 30 जून 2017। 17? अच्छा, ये कंपनीज एक्ट का ईयर है, सॉरी सॉरी, इसको पेपर में इग्नोर करना है। जैसे खाने में आप लेग पीस इग्नोर कर खाते हैं, नहीं खाते। देसी मुर्गी जी। तीस जून 15। ऑल एडवांसेस टू सप्लायर जो 16 के हैं,
कैरी डाउन कितने आर कंसिडर गुड एंड इंक्लूड 4 द गुड्स विल बी डिलीवर्ड ऑन 31 दिसंबर 16 चीजें यहां डिलीवर होंगी, 4 मिलियन की चीजें यहां डिलीवर होंगी। तो बाकी 12 की यहां, बाकी 12 के बारे में क्या एज्यूम करूं, बाकी 12 के बारे में क्या एज्यूम करूं, यहां मेरे ख्याल से तो 1.5 साल बाद वो कह रहे हैं 4 मिलियन का सामान मिलेगा, तो एज्यूम कर लें कि 12 मिलियन का सामान कब मिल जाएगा, इसी साल, जो अगला साल आने वाला है। तो इट वॉज अ प्रेजेंटेशन एडजस्टमेंट, इट वॉज नॉट एन एरर। एडवांसेस में एडवांस पड़ा होना कोई गलती है? एडवांसेस में एक एडवांस पड़ा है 4 का, जिसने एडजस्ट होने 1.5 साल बाद। हमारा ईयर एंड क्या है? इसने एडजस्ट कब होने? 1.5 साल बाद, तो ये नॉन करंट में चला जाएगा। तो बाकी अब इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी पॉइंट 4 की, सिवाय इसके कि बैंक लोन को हम अलग अलग करते होते हैं ना, करंट नॉन करंट। तो लीज ऑब्लिगेशन को करंट नॉन करंट करते होते हैं। तो इंशाल्लाह अभी जब हम सवाल के मुंह पे आएंगे तो उस वक्त हम एडवांसेस टू सप्लायर में से 16 को डाल देंगे नॉन करंट एसेट्स में, और 16 में से 12 को, और 4 को और 12 को डाल देंगे करंट एसेट में। बस ये सिग्निफिकेंस है इसकी, और कोई नहीं है। 1.5 साल बाद कितनी चीजें आनी है? 4, उनको नॉन करंट में डाल दें, और बाकी चीजें एज्यूम करेंगे विद इन द ईयर आ जानी है। आगे चलें, तो ये हल्की फुल्की एडजस्टमेंट आया करेंगी प्रेजेंटेशन की, करंट नॉन करंट अलग अलग करना। तो ये मैंने ऊपर लिख लिया ताकि मुझे याद रहे। अच्छा, ये जो बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं, इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 3 to 7%, ये यूजर को लिख के बता दें, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुके हुए हैं। बाकी कभी 3% देता है बैंक, कभी 4% देते हैं, कभी 5 देते हैं, बस ये लिख के बता दें यूजर को, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर इनकम में पड़ा होगा, बस खत्म। और ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 500 मिलियन। चलें जी, ट्रायल के आइटम्स एक दफा पढ़ लें, फिर बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। ट्रायल के आइटम्स पढ़ लें जी। हाँ, यही तो बात हुई है, हमें कैसे पता चलेगा किन किन के नोट्स बनाने हैं? ये मैं बात करता हूं, ये डेटे से पता चलेगा। अभी तो क्लासें शुरू हुई हैं ना, जिसका डेटा होगा उसके नोट्स बनाएंगे बस।
देखें ये क्वेश्चन तो आप लोगों का दूसरा पार्ट बना दिया। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा अर्ली है, कैसे कौन कौन से नोट बनाने हैं, अभी तो हम ये देख रहे हैं कैसे बनाने हैं। ओके हाँ हाँ दूसरा बनाएं।